सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से क्या मुराद है, इसको पहले तो हम डिफाइन करते हैं इसको पहले, फिर उसके बाद हम रियल में भी देखेंगे कि कैलकुलस या रियल के अंदर आपने इसको कैसे डिफाइन किया था, यहां पर अब हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वेंस a sequence xn in a metric space xd is said to be convergent। हम इसको कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इफ देयर इज एन x बिलोंगिंग टू x, अगर सेट x के अंदर कोई एलिमेंट x पड़ा हुआ है, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x n एंड x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट। इस सारे का मतलब क्या बनता है जी, इस सारे का मतलब ये बनता है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सीक्वेंस है, उसकी मिसाल मैं ले लेता हूं 1 + 1/n है। अब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को थोड़ा सा मैं अगर ग्राफ की मदद से इसको समझना चाहता हूं तो ये देखें, इस तरफ आप n वेरिएबल ले रहे हैं और इस तरफ आप xn को ले लेते हैं। अब यहां पर सपोज हम पुट कर देते हैं n की वैल्यू 1 लेते हैं। जब मैं ये n की वैल्यू 1 लूंगा, तब आपके पास n 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 1 + 1 2 आ जाएगी। सपोज कर लें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 आपके पास, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 अप टू सो ऑन जी। जब आप 1 लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। xn हमने सीक्वेंस लिया था और सीक्वेंस में इस तरह से डिफाइन कर रहा था कि 1 - 1/n जी। अब इसकी कन्वर्जेंस को हम ग्राफिकल तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करने लगे कि सपोज ये आपके पास जो वेरिएबल है, ये आपके पास है 1 और ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है, कोई नंबर। उसके अंदर मैं n ले लेता हूँ 1, तो x1 की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 2 के इक्वल। इसका मतलब ये 1 वैल्यू पुट की हमने तो हमें वैल्यू कौन सी मिली, ये वाली 2। जब हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो xn की जगह हम 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म 1 + 1/2 दैट इज 1.5, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वो हमें ये मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1.1 और 2 के सेंटर में होता है। जब हम 3 पुट करेंगे, 3 वाली वैल्यू, तो अब यहाँ पर ये जो है ना, ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, ठीक है, ये 1 है। जब हम 3 पुट करेंगे तो हमें थर्ड जो टर्म है वो आपको मिल जाएगी 1.3, ठीक है। तो ये भी 1 से बड़ी है, तो ये हमें तकरीबन यहाँ पर मिल जाएगी इस तरीके से। 4 पुट करेंगे और इसके नीचे मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप गौर करें कि हम यहाँ पर n की वैल्यू जितनी भी बड़ी कर लें, ये 1 को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपने सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ है ये 1 + 1/n के मतलब एक के अंदर आपने कोई चीज जमा करनी है, और जब भी एक के अंदर कोई चीज जमा करेंगे वो कभी भी 1 से छोटा नहीं आ सकता। मतलब अब आप ऐसे ऐसे देख लें कि जब हम 4 पर पहुंचे हैं ना, तो 4 पर पहुंचकर ये वैल्यू जो है सीक्वेंस की वैल्यू वो वेरी नियर टू इस लाइन के आ गई है। जो लाइन है ना 1 के ऊपर, इस लाइन के करीब आती जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन के ऊपर जो नंबर है उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस लेना चाहता हूं, किस किस के दरमियान लेना चाहता हूं, x4 के दरमियान, और फिर मैं उसमें 1 ले लेता हूं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लेता हूं, तो ये वेरी
नियर हैं, इसीलिए इनका जो डिस्टेंस है वो 0 के बराबर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट आप x5 लेंगे तो वो तो लाइन के और करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने जब डिस्टेंस लिया x5 के दरमियान और 1 के दरमियान, तो वो भी वेरी नियर टू 0 आ जाता है। वेरी नियर टू 0 का मतलब है कि ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है। इसको जनरली अब मैं इस तरह से लिख देता हूं कि जो xn है और लिमिट जो मैंने यहां पर 1 आ रहा है, इधर 1 के बजाय मैं x लिख देता हूं कि जब मैं x और xn के दरमियान डिस्टेंस लेता हूं वो वेरी स्मॉल है। एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से भी उसका रिजल्ट जो है वो स्मॉलर निकलता है। अब ये काम शुरू कहां से हुआ? ये काम शुरू हुआ जब n आपने लिया 4, n हम ले रहे हैं 4 या 4 से ग्रेटर। ठीक है, तो अब यहां पर इस डेफिनेशन को आप समझें कि ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि डिस्टेंस आप लेते हैं उसकी किसी भी टर्म का, एक्स एन से मुराद उसकी टर्म, किस से डिस्टेंस लेना है? एक्स से। जैसे इस एग्जांपल के अंदर वो एक्स कौन बन चुका था? 1 बन चुका था। तो उस नंबर एक्स से इसकी टर्म्स का डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक वेरी स्मॉल नंबर है, तो उस सीक्वेंस की टर्म्स का एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस बहुत ही कम होता जाता है। ये काम कब शुरू होता है? जब एन जो है एक पर्टिकुलर नंबर से लार्ज होता है। क्योंकि जब हम 1 के ऊपर थे ना, तो 1 के ऊपर हमें ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा मिला। ये देख लें आप, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है 1 और 2 के दरमियान। इसी तरह 1.5 और 1 के दरमियान भी काफी सारा चलो डिस्टेंस मान लेते हैं, और 1.3 और इसके दरमियान भी थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे चौथी टर्म के ऊपर, तो ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल हो गया। इसीलिए आगे जितनी भी रकमें आएंगी वो इस लाइन के बिल्कुल साथ मिलती जाएंगी। हम ये कहेंगे कि इसकी सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना सारी की सारी, वो 1 को अप्रोच करती जा रही हैं, वो 1 के करीब तरीन आती जा रही हैं। और ये काम शुरू कब हुआ? जब हम चौथी रकम के ऊपर पहुंचे। मतलब अगर आप n को ले जाते हैं अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले जाते हैं। अब इसको यूं भी देख लें, जो इसका वो तरीका था जो एफएससी में हमने पढ़ा कि n यहां पर हम ले लेते हैं इंफिनिटी। तो n इंफिनिटी लेने का मतलब ये होगा कि 1 प्लस n की जगह इंफिनिटी आप डाल दें तो 1 ओवर इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास 1 आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 1 है। उसका मतलब क्या बना कि जब आप n वेरी लार्ज लेंगे, बहुत आगे तक निकल जाएंगे, उस वक्त इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो इस 1 वाली लाइन के करीब करीब आती जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो इस 1 को अप्रोच होना शुरू हो गया। तो इसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, और हम कहेंगे कि वो नंबर जो x है उसको कन्वर्ज कर रहा है। तो यही आपका रियल एनालिसिस के अंदर भी यही कंसेप्ट था। उस वक्त जो मीट्रिक, उस वक्त जो सेट आप यूज कर रहे थे वो था आपके पास R, और R के अंदर जो मीट्रिक होता है वो हम किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं जी एक्स एन, यूजुअल मीट्रिक एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। कैलकुलस के अंदर हमने इस तरह मॉड में ये डेफिनेशन की थी। तो उसी शय को हमने जनरलाइज करके मीट्रिक स्पेस में लिख दिया है कि अगर रियल लाइन के अलावा भी कोई स्पेस आपके पास होगी तो उसके अंदर भी मीट्रिक ये लिमिट का यही कंसेप्ट होगा, और कन्वर्जेंसी को हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे जी। अगर आपके पास एक्स एन कन्वर्ज कर जाता है एक्स को, मतलब उसकी जो लिमिट है वो ये नंबर एक्स आ जाता है, उसको हम यूं लिखेंगे कि एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स, या फिर यूं लिखेंगे कि एन एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, या फिर यूं लिखेंगे कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जी। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट, जो कन्वर्जेंट नहीं होता।